नमस्कार। 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किला इलाका एक बहुत बड़े धमाके से नमस्कार 10 नवंबर 2025 दिल्ली लाल किला इलाका एक बहुत बड़े धमाके से दहल गया है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी शुरुआती जानकारी जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके आधार पर मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि ये कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, आखिर हुआ क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, इसके पीछे कई गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो चलिए जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं उनसे शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये मामला क्या है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। 10 नवंबर की शाम थी, वक्त था करीब 6:52। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग से एक गाड़ी निकली थी, Hyundai i20। HR 26 CE 7674 नंबर था शायद उसका। हाँ, वही। तो जैसे ही वो गाड़ी रेड लाइट पर रुकी, उसमें एक जबरदस्त भयानक विस्फोट हुआ। हाँ, और धमाका मतलब हल्का नहीं था। जो चश्मदीद है, जो वीडियो फुटेज आई है, उससे साफ है कि काफी शक्तिशाली था। आसपास कई गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें आग लग गई, स्ट्रीट लाइटें तक टूट गईं। और मलबा कहते काफी दूर तक फैला। हाँ, मलबा करीब 150 मीटर दूर तक गया। और आवाज तो करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक महसूस की गई। बहुत तेज धमाका था। और इस सब में सबसे दुखद बात, 13 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। जी, और मरने वालों में सब आम लोग थे। कोई बस कंडक्टर, कोई कैब ड्राइवर। हाँ, मैंने पढ़ा एक दुकान का कर्मचारी था, एक ई-रिक्शा वाला था जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था। मतलब जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई। बिल्कुल। खैर, वहाँ लोकल लोगों ने, प्रशासन ने फुर्ती दिखाई, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सब पहुंचे। लेकिन मामला सिर्फ एक हादसा नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर NIA और NSG, ये बड़ी एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गईं। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियली तो इसे आतंकी हमला नहीं कहा गया अब तक। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस ने FIR में UAPA लगा दिया। ये क्यों? देखिए, UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही लगता है। जी। तो इसका लगना ही अपने आप में ये बताता है कि पुलिस को शुरू से ही शक था कि ये सिर्फ कोई क्राइम नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। अच्छा। और UAPA लगने से जांच एजेंसियों को मतलब थोड़ी ज्यादा पावर मिल जाती है, हिरासत लंबी हो सकती है, जमानत मुश्किल हो जाती है। और फिर प्रधानमंत्री ने भी इसे साजिश कहा और जांच NIA को सौंप दी। NIA तो है ही हमारी मुख्य काउंटर टेररिज्म एजेंसी। हाँ, NIA तो है ही। तो ये सब इशारे साफ तौर पर आतंकी एंगल की तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब जांच की दिशा शुरू से ही कहीं ना कहीं तय लग रही थी। और फिर इसमें एक और कड़ी जुड़ती है, फरीदाबाद कनेक्शन। ये क्या मामला है? असल में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन धमाका हुआ, यानी 10 नवंबर को ही, उसी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था। फरीदाबाद से कश्मीर के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, आदिल मजीद राथर और मुजम्मिल अहमद गनाई। डॉक्टर, और आरोप क्या थे? आरोप थे कि ये लोग पाकिस्तान बेस्ड आतंकी गुटों से जुड़े हैं। एक संगठन है अंसार गजवतुल हिंद, यानी AGH, उसके लिए काम कर रहे थे। AGH? हाँ। ये कौन सा ग्रुप है? मैंने ज्यादा नहीं सुना इसके बारे में। ये कश्मीर में एक्टिव है, छोटा है, लेकिन काफी रैडिकल और खतरनाक माना जाता है। अल कायदा से जुड़ा हुआ बताते हैं इसे। इसकी विचारधारा थोड़ी अलग है, मतलब कश्मीर के जो ट्रेडिशनल अलगाववादी ग्रुप हैं, उनसे ज्यादा ये ग्लोबल जिहाद की बात करते हैं। अच्छा, और इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी, इनके पास से कुछ मिला भी? मैंने सुना कुछ विस्फोटक वगैरह की बात थी। हाँ, और यहीं पर मामला बहुत संगीन हो जाता है। जो दूसरा डॉक्टर था मुजम्मिल, उसके फरीदाबाद वाले किराए के घर से जो मिला वो चौंकाने वाला है। शुरू में खबर आई 360 किलो विस्फोटक की। 360 किलो? हाँ, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें शक जताया जा रहा है कि ये मात्रा 3000 किलो से भी ज्यादा हो सकती है। 3000 किलो? 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। ये तो पुलवामा से भी 10 गुना ज्यादा हो गया। पुलवामा में तो शायद 300 किलो के आसपास RDX था। बिल्कुल, 3000 किलो, और सिर्फ विस्फोटक नहीं, बम बनाने का पूरा सामान, टाइमर, बैटरी, रिमोट, वॉकी टॉकी, सब कुछ। ये कैसे मुमकिन है? शहर के बीचों बीच फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक जमा कैसे हो गया?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है सुरक्षा पर। यही सबसे बड़ा और चिंता की बात है। ये सिर्फ लोकल पुलिस की नहीं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी एक बहुत बड़ी संभावित चूक की तरफ इशारा कर रहा है। इतना सामान खरीदा कैसे गया, उसे लाया कैसे गया और रखा कैसे गया बिना किसी की नजर में आए। ये सवाल पुलवामा के टाइम भी उठा था और अब फिर से। तो क्या दिल्ली धमाका और ये गिरफ्तारियां ये जुड़ी हुई हैं? सूत्रों तो यही मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी ग्रुप का एक और मेंबर था, तीसरा डॉक्टर, पुलवामा का रहने वाला उमर नबी। वो मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से फरार है। हाँ, और शक है कि उसी ने ये दिल्ली वाला धमाका किया है। शायद घबराहट में, जल्दबाजी में, जब उसे अपने साथियों की गिरफ्तारी का पता चला। जल्दबाजी में? इसका मतलब क्या बम ठीक से बना नहीं था? कुछ रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि शायद बम लूजली असेंबल था, पूरी तरह तैयार नहीं था। शायद इसीलिए तबाही उतनी नहीं हुई जितनी 3000 किलो वाले प्लान से हो सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि धमाके में जो I-20 कार इस्तेमाल हुई वो आखिरी बार इसी उमर नबी के पास देखी गई थी। तो एक और सवाल, क्या ये उमर नबी खुद उस धमाके में मारा गया? पुलिस अब उसकी मां का DNA सैंपल लेकर जो मृतक हैं उनसे मिलान करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, ये भी एक एंगल है जिसकी जांच चल रही है। हो सकता है वो खुद ही शिकार हो गया हो। तो जांच अभी कई तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी घटना और खासकर फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलना, इसने सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी दे रहे हैं कि मीडिया में सनसनी न फैलाई जाए, सोशल मीडिया पर जो नफरत फैलती है उससे बचा जाए। सही बात है। बिना ठोस सबूतों के किसी नतीजे पर पहुंचना या कोई भी थ्योरी फैला देना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तथ्यों का इंतजार करना चाहिए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, दिल्ली, लाल किला, एक बड़ा धमाका, 13 जाने गई, NIA जांच कर रही है, UAPA लगा है, मतलब आतंकी साजिश का शक गहरा है। और इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं फरीदाबाद में हुई डॉक्टरों की गिरफ्तारी और सबसे चिंताजनक 3000 किलो विस्फोटक की बरामदगी से। एक फरार डॉक्टर उमर नबी वो मुख्य संदिग्ध के तौर पर सामने आया है। माना जा रहा है कि या तो उसने घबराहट में धमाका किया या शायद वो खुद भी मारा गया। ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सच सामने आने में वक्त लगता है और तब तक अटकलें नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए शायद छोड़ जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा इंतजामों को सख्त करना तो जरूरी है ही, लेकिन समाज को बांटने वाली जो ताकतें हैं, जो नफरत फैलाने का काम करती हैं, उनको कैसे रोका जाए? ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन साधना, ये हमेशा एक बड़ी चुनौती रहेगी।